नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए क्लास के साथ में आपका अपना चैनल सीक्रेट क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या है? क्या होता है संविधान? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें लिखित नियम या कानूनों के आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता हो, वो दस्तावेज संविधान कहलाता है। यानी कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया नियमों का संकलन है, वो संकलन ही संविधान कहलाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। लेकिन भारतीय संविधान की बात करने से पहले हम बात करते हैं इसकी पीछे की पृष्ठभूमि की, अर्थात भारतीय संविधान की विकास यात्रा की। तो कैसे कैसे भारतीय संविधान आगे बढ़ा है, तो भारतीय संविधान बनने से पहले क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, क्या क्या प्रक्रियाएं चली, उसके बारे में। तो भारत का संविधान हमारा आज का टॉपिक है और उसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा, यानी कि विकास यात्रा भी लिख देते हैं अपने, भारतीय संविधान की विकास यात्रा। यानी दोस्तों, जैसे आपको पता है कि भारत पर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का शासन रहा है। पहले राजपूत राजाओं का अलग अलग क्षेत्र में शासन रहा था, उसके बाद में मुगल प्रभुत्व आ गया तो मुगल काल चला, और मुगलों के बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हो गई। अंग्रेज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की, फिर उन्होंने अपने जो राजाओं के साथ में संधियां करके यहाँ पर राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था में उन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये अंग्रेजी शासन काल था ये दो भागों में बंट गया था। एक शुरुआत का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो शासन था। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भारतीय संविधान का विकास है उसमें हम दो भागों में बांट देते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी वो, ये शासन व्यवस्था रही थी 1773 से लेकर के 1853 के बीच। 1773 से 1853 का जो कार्यकाल है, जो काल है, कालावधि है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में रखा था। लेकिन उसके बाद में जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन ले ली, अर्थात ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन ले ली। तो अब शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेगी, तो इसको कहेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। यानी कि 1858 से लेकर के और 1947 का जो काल है वो रहता है अपना ब्रिटिश क्राउन का शासनकाल। अब इन दोनों में कैसे कैसे व्यवस्थाएं रही, देखो। पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था की, वो कैसे कैसे चला। उन्होंने, देखो, कोई भी शासन व्यवस्था चलाई जाती है तो कोई ना कोई अधिनियम, नियम, कानून, कायदे ये पारित किए जाते हैं, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक तो रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कब? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद में कुछ समय बाद में, कितना साल का अंतर हो गया, कितना हो गया, 73 और 11 होता 84, है ना। तो ये पीट्स इंडिया एक्ट, यानी कि यहाँ पर 11 साल बाद में, 11 वर्ष बाद क्या हो गया, पीट्स इंडिया एक्ट। अब यहां के बाद में एक चार्टर एक्ट आता है 1793, 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट ये आया 84 के बाद 93। कितना साल का अंतर हो गया इसके अंदर? 9 साल, ठीक है। अब उसके बाद में एक चार्टर एक्ट फिर आता है। ये जो चार्टर एक्ट है इसका डिफरेंस देखो, टोटल 20-20 साल बाद में आते हैं। कितने साल बाद में? 20-20 वर्ष बाद में आते हैं। तो याद करना है, कितना सा याद रखना है, ये 20 वर्ष बाद में आ रहा है चार्टर एक्ट, ठीक है। ये तीनों 93 में 20 जोड़ दिया 13, 13 में 20 जोड़ दिया 33, 33 में 20 जोड़ दिया 53, ठीक है। अब यहां, हाँ, ये तो हो गया अपने 20-20 का डिफरेंस के लेकर के। चार्टर एक्ट को हम कहेंगे, इसका नाम लिख देंगे राजलेख। क्या कहते हैं हिंदी में? कहेंगे राजलेख, सीधा नाम राजलेख भी आ सकता है, ठीक है। तो राजलेख, तो ये तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल के समय की बात, शासन व्यवस्था की। अब आपको पता है कि यहां देखो 1853 और ये है 1858, बीच में होती है 1857 की क्रांति। जैसे 1857 की क्रांति हुई
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन व्यवस्था नहीं रह पाई, क्योंकि ब्रिटिश ताज को पता लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत की शासन व्यवस्था अब संभाल नहीं सकती। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की से शासन व्यवस्था को ब्रिटिश ताज ने अपने अंतर्गत ले लिया सीधा, और लेने के बाद में तो यह शासन रहा था भारत की आजादी तक, यानी कि 1858 से लेकर के 1947 तक है। भारत की जो शासन व्यवस्था वो ब्रिटिश जो क्राउन था उसके अंतर्गत रहती है। इसके तहत उन्होंने पहला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट मतलब सरकार, इंडिया भारत एक्ट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसको भारत सरकार अधिनियम भी कह सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, हिंदी में आता है भारत सरकार अधिनियम। तो ये अधिनियम पारित कर दिया 1858 में, ठीक है। उसके बाद में थोड़े समय बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, काउंसिल का मतलब परिषद, भारत परिषद अधिनियम, इसको कहेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है जी। ये रह गया 1861 में। उसके बाद में फिर एक भारत परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1892 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 में, कब? 1909 में। इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इनकी जो बेसिक चीजें देख लेते हैं। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भारत परिषद अधिनियम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय जो संविधान है ना उसमें यहां से बहुत सारी चीजें लेकर के भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर क्रिप्स मिशन योजना, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, फिर माउंटबेटन योजना आ जाती है, और उसके बाद में 1947 में भारत हो जाता है आजाद, और आजाद होने के बाद में भारत का अपना एक संविधान बनता है। तो ये चीजें जो है ना इनको थोड़ा सा शॉर्टकट में अपना विस्तार तो पढ़ेंगे आगे, इससे पहले कि ये आप ले लो स्क्रीनशॉट, और बाद में इसको इरेज करते हैं अपने हाथ पैर छात्रों। जैसे कि अभी हम जो पीछे की स्लाइड है उसमें हमने पढ़ा कि जो कंपनी सरकार थी उसका अलग शासन था, ब्रिटिश ताज का शासन बाद में रहा। तो हम कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब शासन व्यवस्था थी तब जो सुधार हुए थे उसकी बात करते हैं। उन्होंने पहला हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ, इसको याद रखना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। हम क्यों रखते ब्रिटिश प्रधानमंत्री को? क्योंकि कंपनी को परमिशन किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी, है ना। तो ये पता रहे हमें कि ये जो एक्ट आया था तब प्रधानमंत्री वहां कौन था कि इस एक्ट की भी परमिशन दी थी? लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। अब ये जो अधिनियम आया था इसके तहत एक परवर एवं गुप्त समिति का गठन किया गया था, परवर और गुप्त समिति का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के जो मामलों की जांच करने हेतु, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को यहाँ भेजा था व्यापार के लिए, अब यहाँ की शासन व्यवस्था ये चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कंपनी के जो जितने भी कार्य होंगे उनकी जांच करवाएगी सरकार वहां की। तो परवर और गुप्त समिति है उसका गठन कर दिया गया कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए। यानी कि ये कंपनी है किस प्रकार से कार्य करती है, यानी कि इनका जो व्यापारिक जो कार्य है वो कैसे रहा, ठीक है। और इसी समय एक टी एक्ट आया 1773 में। ये जो टी एक्ट है ये रेगुलेटरी एक्ट का पूरक है, इसका पूरक है, इसका रेगुलेटरी एक्ट का पूरक है टी एक्ट। टी का मतलब चाय से, तो ये उस समय चाय का व्यापार चल रहा था ज्यादा। अब ये एक्ट आया तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया ये एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि देखो उस समय की अंग्रेज वो अपने बात तो सुनी होगी, भारत में चाय कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आया, है ना। आपने लगा गया और आप चला गया, अब आपको भी पीता वाला मिले, लेकिन अपन चाय दे के गया। अब चाय की ही पीटे में अंग्रेजा की गोदाम ही लंदन के अंदर मंगमा बहुत ज्यादा होगी, यानी कि अंग्रेजी गोदामों में चाय के जो भंडारण है वो भारी मात्रा में हो गए, और उस भारी मात्रा में चाय के भंडारण को कम करने का उद्देश्य है कि ये रेगुलेटरी एक्ट पास किया गया, यानी कि लंदन के गोदामों में रखी चाय की मात्रा जो थी उसको कम किया गया, इसलिए ये टी एक्ट है, इसलिए ये टी एक्ट माना गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किए गए, यानी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल की गई?
तो एक तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल था वो 1 वर्ष होता था। कितना वर्ष होता था? 1 वर्ष होता था। अब 1 वर्ष से इसको कर दिया गया 4 वर्ष। तो पहला प्रावधान तो ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष से 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। पहले 1 वर्ष होता था, अब उसको 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल है उसमें विस्तार किया गया। दूसरा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल में गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नर जनरल जो था ना, है ना, उसका सॉरी बंगाल का जो गवर्नर था ना उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल बनाने के साथ साथ में उन्हें बंगाल, मुंबई और इनकी जो प्रेसिडेंसी थी उनका भी इनको कार्यभार दे दिया गया। और जैसे ही गवर्नर जनरल बनाया, पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन बना पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल में रूपांतरित बदल दिया उसका पद। अब उसके साथ ही कोलकाता जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। इसके प्रावधान के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। ठीक है, उससे पहले फोर्ट विलियम चलता था, उस फोर्ट विलियम में ही 1774 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की। और ये स्थापना की तो उस समय पहला मुख्य न्यायाधीश बना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर बताएं तो सर एलिजा एम्पे था। सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा एम्पे। और इसके साथ साथ 3 अन्य भी थे, 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश ये भी थे। ठीक है, तो 3 और 1 4। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय कितने न्यायाधीश होते थे? कुल 4, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ये 1774 में स्थापना हो गई। फिर कंपनी, इसके अंदर एक प्रावधान हो गया, कंपनी का जो लाभांश था ना, यानी कि कंपनी का जो लाभ है उसको 6% तक सीमित कर दिया। 6% ही कंपनी का रहेगा, 6% कमा सकती है कंपनी, इसके अंदर लाभ का 6% कंपनी का होगा। ठीक है, ये बात कर दी गई। अब कंपनी के अंदर जो अधिकारी थे ना वो क्या करते थे कि जनता से उपहार ले लेते, भारतीय जनता से या भारतीय जो शासक वर्ग था उससे, तो ये उपहार लेते थे। अब ब्रिटिश क्राउन ने क्या कह दिया कि ना तो आप उपहार ले सकते और ना ही आप रिश्वत ले सकते, आपको उपहार यानी कि गिफ्ट वगैरह बंद करो। ये सारा आपका गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता, गिफ्ट एक तरह का रिश्वत है, इसका मतलब आप करप्ट हो जाओगे, इसलिए उन्होंने कर दिया कि उपहार रिश्वत है उसको कर दिया बंद। तो ये था अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके अंतर्गत ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब दूसरी बात है इसकी, वो बात है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया तो 1784 के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। ये पिट्स नाम से आपको पता है कि क्या है? तो ये पिट्स जो था ये पिट इंडिया यानी कि पिट यानी कि प्रधानमंत्री था किसका? ब्रिटेन का। अपने तो यहाँ होता ही नहीं था उस समय प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री था ये विलियम पिट। और 1784 में इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि पिट का भारतीय अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या कंपनी के कार्य जो थे ना उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। कंपनी के कामों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य है वो तो संभालेगा, उसके लिए तो उन्होंने अलग व्यवस्था कर दी। और जो उनका व्यापारिक जो कार्य था, व्यापारिक कार्य, उसको 2 भागों में कैसे बांट दिया? एक तो राजनीतिक, नैतिक में होकर नीतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य। और दूसरा कर दिया इन्होंने व्यापारिक कार्य। इस तरह 2 भागों। अब ये व्यापारिक कार्य है ना, ये तो संचालक खुद ही संचालित करते हैं। इस अधिनियम के तहत व्यापारिक कार्य तो कंपनी खुद संचालित करेगी, लेकिन ये राजनीतिक जो प्रशासनिक कार्य है ना, इनको संचालित करने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, उसके अंदर कुल सदस्य कितने? 6। कितने सदस्य हैं? कुल ये सदस्य कितने? कुल सदस्य हैं 6। लेकिन इन 6 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी बना दी। एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट का सेक्रेटरी, वो एक होगा। दूसरा पैसों का मामला है तो एक वित्त मंत्री होगा, तो ये 2 हो गए। और बाकी जो 4 बचे वो अन्य सदस्य थे। इस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, विलियम पिट के समय की बात है।
कंपनी के कामों को दो भागों में बांट दिया। एक सरकार चलाएगा, यानी कि राजनीतिक और शासन प्रशासन व्यवस्था चलाएगा, दूसरा है वो व्यापारिक काम करेगा। व्यापारिक काम कंपनी को खुद को दे दिया कि भाई व्यापार वाले काम के लिए तुम आए हो तो ये तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन राजनीति करना व्यापारी का काम थोड़ी है, इसलिए व्यापारिक काम आप करो, राजनीति हम करेंगे। और हम करेंगे तो हम यहाँ आकर तो करेंगे नहीं, इसलिए हम कर देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी और उसमें 6 सदस्यों को कर दिया मनोनीत। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह गया, एक वित्त मंत्री और 4 अन्य सदस्य। इस प्रकार से ये 2 आपने एक्ट देखे हैं। इन दोनों एक्टों का जो भी डाटा इस बोर्ड पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको करो आप नोट डाउन। ओके, तो अभी हमने पढ़ा 2 एक्ट पढ़ लिए थे, रेगुलेटरी एक्ट और एक पिट्स एक्ट, है ना। अब इसके बाद हम तीसरा एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट। सबसे पहले तो चार्टर का बता देता हूं। मैंने पहले बताया कि राजलेख होता है, हिंदी में बोले तो इसका मतलब है राजलेख, यानी कि राजलेख 1793। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजलेख, ये 1793 में। अब उसके बाद चार्टर एक्ट चलेंगे, सारे के सारे क्या चलेंगे, चार्टर एक्ट चलेंगे 20-20 साल का गैप देते हुए। ठीक है, 1793 में चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी को 20 साल के लिए और व्यापार चलाने के लिए या व्यापारिक जो अनुमति थी वो 20 साल के लिए आगे जारी कर दी गई। यानी कि कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार है वो 20 साल तक और चलेगा। एक बात तो ये आगे 20 साल तक आप कंपनी को बोल दिया कि आप व्यापार करोगे। फिर जो राजस्व प्रशासन है उसको न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया, यानी कि राजस्व प्रशासन अलग होगा, न्यायिक कार्य अलग होगा। राजस्व प्रशासन और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब राजस्व प्रशासन को अलग कर दिया, न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया, तो अब सरकार है जो है वो गृह सरकार है, उसके सदस्य है ना, उनको वेतन कहां से देंगे कि उनको वेतन देंगे तो आप भारतीय राजस्व से जो पैसा आ रहा है ना उस राजस्व से आप गृह सरकार के सदस्य हैं उनको भुगतान करेंगे, यानी कि उनका वेतन भुगतान है वो कहां से करेंगे, भारतीय राजस्व से आने वाली जो राजस्व है उससे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक नियंत्रण बोर्ड जो था, हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हमने बताया थे कुल 6 सदस्य थे। एक जो स्टेट का होता था, एक वित्त मंत्री था और 4 अन्य सदस्य थे। ऐसे हमने पढ़े थे। तो उस संरचना को उन्होंने चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया और उसमें एक तो अध्यक्ष कर दिया, उसमें कर दिया अध्यक्ष तो कर दिया एक, और अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्य कर दिए उन्होंने 2। अब ये बदलाव जरूर इसमें कर दिया, यानी कि नियंत्रण जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें बदलाव किया गया, उसकी संरचना में बदलाव किया गया। जहां 6 सदस्य थे वहां पर मात्र 3 सदस्य रह गए, जिनमें से एक अध्यक्ष। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन वो कौन देगा, बिना पैसा कोई काम करेगी कौन करेगा, अंग्रेज क्या करेगा, तो उनका वेतन कहां से देंगे, तो वेतन सरकार ने कह दिया कंपनी से वसूला जाएगा। कहां से, कंपनी से वसूला जाएगा। यानी कि बोर्ड ऑफ नियंत्रण के सदस्य हैं वो 3 सदस्य, उन तीनों सदस्यों को वेतन दिया जाएगा, वो कंपनी देगी अपने लाभांश में से। ठीक है, तो ये था चार्टर एक्ट 1793 का। ठीक है, अब चार्टर एक्ट 1813 पढ़ेंगे, यानी कि 1813 का पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1813। अब देखो यहां पर क्या किया था इन्होंने, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार वो 20 साल तक जारी कर दिया था। यहां आते आते ब्रिटिश ताज के दिमाग में खुजली हो गई और उन्होंने कह दिया कि व्यापारिक एकाधिकार है ना उसको कम करो। तो 20 साल से 10 साल करें, 5 साल करें ना, तो चाह चीनी को बेचने दिया। तो चाह चीनी बेच सको थे, चाय तो प्रेम हो पाए नहीं, चाय और चीनी की बात करनी है। यहां है एक तो चाय, एक अफीम और एक चीनी का मतलब चीन के साथ व्यापार। ठीक है, आओ भगत वाला काम है ना, चाय चीनी अफीम, आओ भगती तो करें ना, आओ भगत में अफीम का भी होगा कई जगह, चाय होगी, चीनी का मतलब चीन वाला, चीनी एक खांड वाली नहीं है, शुगर नहीं है, चीन के साथ। इन तीनों के अलावा उनका व्यापारिक एकाधिकार है वो खत्म कर दिया। ये तीनों पर आपका व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, बाकी आपका व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा, यानी कि व्यापार पर अकेले का अधिकार नहीं रहेगा। चाय, अफीम और चीन के साथ जो व्यापार है उसको छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार को हटा दिया। ठीक है, अब ये हटा दिया, इसके हटाते ही
यहाँ पर कंपनी को लाभांश जो है वो 10.5% तक कर दिया गया। कंपनी का लाभांश कितना कर दिया? 10.5%। पहले कंपनी का लाभांश कितना था? 6% था। पहले कितना था? 6% था। उस 6% को बढ़ा करके कितना कर दिया? 10.5%। देखो, व्यापार के एकाधिकार को कम किया तो लाभांश बढ़ाया उन्होंने। पहले 6% था, अब 10.5% कर दिया। कुछ हद तक कंपनी के हित की बात, कुछ हद तक कंपनी के विरुद्ध की बात। अब यहां आकर के ये समस्या होनी शुरू हुई। ब्रिटिश ताज ने एक अवज्ञा जारी कर दी, यानी कि जो मिशनरी थे, धर्म प्रचारक जो थे, ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक थे, उनको कह दिया कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हो, यानी कि अपने धर्म का प्रचार है भारत में जाकर के आप कर सकते हो, ये परमिशन दे दी। ठीक है, तो ये परमिशन किसके तहत? ईसाई धर्म प्रचार की परमिशन किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1813। 13 धर्म है तो उसको बदलो, यानी कि ईसाई धर्म की प्रचार। ठीक है, अब इतना ही नहीं, इसने एक काम अच्छा किया, वो क्या था? शिक्षा को थोड़ा सा महत्व दिया था इन्होंने, और ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि कंपनी को कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए सालाना अलग से भारतीय शिक्षा पर खर्च होगा, यानी कि भारतीयों के लिए जो शिक्षा होगी उन पर 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी कंपनी। ठीक है, तो कितना 1 लाख रुपए? शिक्षा पर 1 लाख रुपए सालाना, 1 साल का। ठीक है, एक तो ये था चार्टर एक्ट 1813 का। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। देखो, यहां से 93 के बाद 20 जोड़ दिए 13, 13 में 20 जोड़ दिए 33। ये 20-20 साल के लिए परमिशन देती गई व्यापार के लिए कंपनी को। ठीक है, अब 33 है। 33 जो था उसमें गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको बाद में मुंबई वगैरह दिया गया था। उस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कहते तू संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल है, पूरे भारत को तू संचालित करेगा, है ना। और पहला जो बनाना ऐसा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल पहला विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये गवर्नर जनरल बन गया, अंग्रेज आवेगा अब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया उनको। देखो धीरे धीरे, है ना, ठंडो कर करके खाओ। ब्रिटिश सरकार ही बहुत तेज, कंपनी ने भी डुबोई, लेकिन धीरे धीरे ठंडो कर करके जातो तो खाया, मुंह बढ़ गया, आग लगा से खोटी हो जाए। पहले क्या करो, कंपनी को एकाधिकार 20 साल तक बढ़ाओ, नहीं तो परमानेंट हो ही होगा को। फिर क्या करो, फिर एकाधिकार थोड़ा कम करके चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार छोड़ा, बाकी का एकाधिकार हटा दिया। और यहाँ आते आते जो चार्टर एक्ट आया 1833 वाला, उसमें कहते व्यापारिक एकाधिकार ने समाप्ति कर दी। एकाधिकार को नहीं था को नहीं कि व्यापार ही कर सको ना, और भी कर सके, है ना, तो एकाधिकार समाप्त कर दियो। फिर विधि सदस्य और विधि आयोग का गठन कर दिया। यहाँ पर विधि का मतलब कानूनी सदस्य और कानून आयोग, यानी विधि आयोग का सदस्य गठन कर दिया गया। और पहला अध्यक्ष इसको बना दिया लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अभी एक बात और रहेगी कि ये सारे अंग्रेजों के लिए कर रहे थे, लेकिन भारतीय जो थे ना, भारतीय, है ना, उनको देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की मंजूरी भी मिली थी। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 में है ना, 33 देखो 2 दिया, 1 जैसा ना, 3 है ना, तो इसका मतलब है आप अंग्रेजों ने अपने जैसा ही अपने को बनाने का प्रयास किया है, यानी कि इनको भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी को मंजूरी देती, लेकिन योग्यता के आधार पर। यहाँ को नहीं जन कनन बना दिए, सरपंच बना दिए, गांव में जो मुखिया बना दिए, ठीक है, बुढ़ा आदमी बन जैसे ना 12वीं पास करें आज, हाँ, यहाँ को नहीं, तो योग्यता के आधार पर सरपंच बनाओ, है ना। तो बाई बात बंद कर दी कि भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी योग्यता के आधार पर। ठीक है, अब ये था चार्टर एक्ट 1833। अब अंतिम चार्टर एक्ट है 1853 का, उसको देखें। 1853 है, ये अंतिम चार्टर एक्ट है, और इसके अंदर कोई ज्यादा मुख्य बात याद रखने वाला नहीं है कि कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा थी। इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती थी, पहले नामोल्लिखित करवा दिया जाता, नामांकित करवा दिया जाता था। अब उसके बाद में उनको योग्यता के आधार पर सीधा ही चयन कर लिया जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना प्रारंभ करना था। इसलिए ये बात जरूर याद रखनी, कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस चार्टर के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। इस चार्टर की महत्वपूर्ण बात यही थी, ये मैंने आपको लिखवा दी है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। और आज की क्लास को आज देते हैं यही विराम, क्योंकि ये कंपनी
जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट था वो होता है समाप्त। इसलिए ये क्लास यहां तक रखेंगे। अगली क्लास जो आएगी उसमें आएगा ब्रिटिश ताज के तहत जो भारत था उसकी क्लास आएगी। तो ये 2 क्लासें भारतीय संविधान के विकास की यात्रा की रहेंगी। तो ये पहली क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप बताओगे। अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दो और लाइक करना ये तो आप कर बार बार करने की जरूरत नहीं, आप कर दोगे मुझे पता है। ओके, तो इसके साथ जय हिंद।